स्वागत है और चलिए खबरों की शुरुआत में बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। भारी सुरक्षा निगरानी में ईवीएम मशीन्स रखी गई हैं। 8 अक्टूबर को चुनावी परिणाम आएंगे और मतगणना केंद्रों के बाहर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्रों के बाहर एक धारा 144 लागू कर दी गई है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट पर मतदान हुआ। सभी पार्टियों के दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। मतदान प्रक्रिया खत्म होने के बाद हर दल के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना केंद्र तक पहुंचाया गया। मतगणना केंद्रों पर ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवानों के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। वहीं मतगणना केंद्र के बाहर धारा 144 लागू भी की गई। चुनाव खत्म हो चुके हैं और नतीजों का बस इंतजार है। हरियाणा का जो चुनाव है उसमें दिग्गजों पर दाव लगाया गया और अब सभी दिग्गजों की किस्मत, जो सभी कैंडिडेट्स हैं उन सभी की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ईवीएम मशीन्स, जो कि अब कड़ी सुरक्षा में रखे गए हैं। निगरानी इनकी की जा रही है। ईवीएम मशीन्स जहां पर रखी गई हैं उसके बाहर धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कि यहां पर भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती है, ताकि ईवीएम मशीन्स का खासा ख्याल रखा जाए। मतगणना केंद्रों के बाहर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है और 8 अक्टूबर को अब चुनावी परिणाम सामने आएंगे। वहीं हरियाणा में शांतिपूर्ण मतदान खत्म हो गया है। प्रदेश में करीब 67% वोटिंग हुई है। फतेहाबाद में सबसे ज्यादा 74.27% मतदान हुआ। फरीदाबाद में सबसे कम 55.46% मतदान हुआ है। 8 अक्टूबर को अब मतगणना होगी। तो ये फतेहाबाद में आपको बता दें कि 74.27% मतदान हुआ है। फरीदाबाद में सबसे कम 55.46% मतदान हुआ। 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। तो हरियाणा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ और प्रदेश में करीब 67% वोटिंग हुई है। खासा उत्साह लोगों में देखा गया जब मतदान हो रहा था। बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्र पर पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और काफ़ी ज़्यादा उत्साह, काफ़ी ज़्यादा जोश देखा गया लोगों में चुनाव को लेकर। हालांकि अब 8 अक्टूबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे और परिणामों पर ही सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हरियाणा में मतदान प्रतिशत फतेहाबाद में 74.27% मतदान हुआ। यमुनानगर में 73.27%, पलवल में 73.25%, सिरसा में 73.09% यहाँ पर मतदान हुए हैं। कैथल में 72.21%, जींद में करीब 70%, भिवानी में करीब 70% मतदान हुआ। पानीपत में करीब 67% मतदान हुआ है और अंबाला में करीब 67% मतदान हुआ। रोहतक में भी 66% के आसपास मतदान हुआ। झज्जर में 65% के आसपास, सोनीपत में 64 के आसपास और इसी तरह पंचकुला में भी आपने देखा कि यहाँ पर भी 50% से ज़्यादा मतदान हुए हैं। तो नूंह में 72.83% मतदान हुआ है। इसी तरह कुरुक्षेत्र में 68.61%, हिसार में 68.94% और भिवानी में 70.28%, जींद में 70.64% और कैथल में 72.21% मतदान हुआ। कुल मतदान की अगर बात की जाए तो 67% मतदान हरियाणा में हुआ है और पानीपत में 67.98%, अंबाला में 67.57%, रोहतक में 66.46%, रेवाड़ी में 66.32% और करनाल में 65.51% मतदान हुआ है। झज्जर में 65.47% मतदान हुआ। सोनीपत में 64.52% मतदान हुआ है। तो इस तरह पूरे हरियाणा में अगर देखा जाए तो 67% मतदान हुआ है। फतेहाबाद में 74.27% मतदान हुआ। यमुनानगर में 73.27% मतदान हुआ। पलवल में 73.2% मतदान हुआ है। कैथल में 72.21% मतदान हुआ।
और खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता मुकुल सतीजा जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। मुकुल, क्योंकि पूरे हरियाणा की अगर बात की जाए तो 67% मतदान यहां पर हुआ है। कैसा जोश देखा गया लोगों में कल जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान होना था? कल जब लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे थे, किस तरह की तस्वीरें आई, कैसा लोगों को लग रहा था वोटिंग के दौरान? की है क्योंकि बहुत से युवा ऐसे थे जो पहली बार वोट देने के लिए आ रहे थे। वो अपने अपने मुद्दों को लेकर, क्योंकि युवा थे, उनका कोई शिक्षा का मुद्दा था, कोई रोजगार का मुद्दा था। ऐसे में तमाम युवा जो अपने अपने मुद्दे लेकर पहुंच रहे थे और काफी जोश और उत्साह उनमें देखने को मिला। सबसे एक अच्छी बात यह रही कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जो है वो संपन्न हुआ। लेकिन वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें, हालांकि कम जरूर रहा है। अगर करनाल की बात करें, 65% के आसपास वोटिंग रहा है। और ऐसे में लोगों ने जो है काफी हिस्सेदारी नहीं ली है। लेकिन ऐसे में जितना भी चुनाव हुआ है वो 65% के आसपास वो जो है शांतिपूर्ण तरीके से निपटा है। और ऐसे में सबकी निगाहें जो है 8 तारीख के लिए बनी हुई है, क्योंकि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे सबकी निगाहें बनी है, क्योंकि बेहद ही हॉट सीट जो है वो करनाल मानी जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर जो है वो मानी जा रही है। और ऐसे में लगातार चाहे नेताओं की बात करें या उनके समर्थकों की बात करें या आम जनता की बात करें, सबकी निगाहें 8 तारीख तो बनी हुई है कि उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो कौन उनका विधायक बनने जा रहा है। जी बिल्कुल, करनाल में आप बता रहे हैं कि कम रहा है वोटिंग प्रतिशत, लेकिन ये परसेंटाइल कम रहने के पीछे क्या कोई मुख्य वजह सामने आई? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें 2019 की, तब जो है 63% के आसपास वोट हुआ था। लेकिन इस बार जो है 65% के आसपास रहा है। हालांकि रुझान जो है लोगों का कम देखने को मिला। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि गर्मी भी काफी ज्यादा थी। शायद ये एक वजह हो सकती है कि या और अक्सर जो है देखा जाता है कि छुट्टी का दिन है, सैटरडे संडे वीकेंड आ गया तो लोग बाहर कहीं घूमने चले जाते हैं। लेकिन एक कहीं ना कहीं ऐसे में अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझ पाते हैं। लोगों को एक जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी, अपना वोट डालने आना चाहिए था। वो अब उनके मुद्दे थे, किसको वोट डालना है वो लोगों को देखना था। लेकिन ऐसे में जो है लोगों को घरों से बाहर निकलना चाहिए था, वोट डालने के लिए जरूर आना चाहिए था कि उनके तमाम मुद्दे हैं, कोई रोजगार का है, कोई नौकरी का है या कोई क्राइम का मुद्दा है या उनके अपने अपने मुद्दे हैं, इसको देखकर वोट डालने जरूर आना चाहिए था। जी ठीक है, करनाल में इस बार क्या मुख्य मुद्दे रहे जिनको लेकर लोग पहुंचे थे वोट करने के लिए? बिल्कुल, देखिए करनाल के लोकल मुद्दे जो रहते हैं वो सड़क को लेकर, पानी निकासी को लेकर, कि करनाल के कुछ एरिया ऐसे जो पुराना सेक्टर है, करनाल का सेक्टर 13 है, सेक्टर 14 है, सेक्टर 6 है, वो पुराना एरिया, वहां पर पानी निकासी कोई ज्यादा वो नहीं है। उसकी जो समस्या कहीं ना कहीं आम जनता को आती है, इसको लेकर काफी बार कंप्लेंट भी दी गई है, कोई समाधान नहीं निकल पाता है। या अगर क्राइम की बात करें, पिछले दिनों जो है काफी यहाँ पर क्राइम भी देखने को मिला। सबके अपने अपने मुद्दे थे, युवाओं की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या पढ़ाई को लेकर उसके मुद्दे थे, रोजगार के मुद्दे थे, सबके अपने अलग अलग मुद्दे जो है वो सामने निकल कर आए हैं। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हरियाणा में मतदान का प्रतिशत आप देख रहे हैं, पानीपत, अंबाला, रोहतक, रेवाड़ी, करनाल में कितना रहा है। और आपने सुना कि किस तरह से करनाल में वोटिंग प्रतिशत कम रहा। हालांकि उसके पीछे भी कारण रहा यहाँ पर, क्योंकि करनाल के कई मुख्य मुद्दे रहे और उन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार पिछले दिनों राजनीतिक दलों की ओर से भी प्रचार प्रसार किया जाता रहा। लेकिन इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा प्रभावशाली वो नहीं रहा, जिसकी वजह से लोग इतने ज़्यादा वोट करने के लिए नहीं पहुंचे करनाल में। तो कैथल में अगर देखा जाए तो 72.21% मतदान हुआ है। और पानीपत, अंबाला, रोहतक, रेवाड़ी, करनाल यहाँ पर लगभग 65% के आसपास ही वोटिंग हुई है। झज्जर, सोनीपत में भी यही 65% के आसपास वोटिंग हुई है। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान भी आपने देखा कि कई लोग पहुंचे थे अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों पर। और अलग अलग मतदान केंद्रों पर अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थी। मतदान केंद्रों से कुछ ही दूरी पर जैसा कि बताया गया था कि सेल्फी बूथ भी बनाए गए हैं, ताकि लोग जब वोट देकर बाहर निकले तो अपने उस वोट की तस्वीर खिंचवाकर दूसरे लोगों में ये संदेश दे कि जल्दी से जो लोग नहीं घरों से बाहर निकले हैं वो भी निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
और इसी तरह देखिए 2024 की अगर बात की जाए तो 67% मतदान हुआ था, 2019 हुआ है और 2019 में 67.92%, 2014 में 76.60%, 2009 में 72.30% और 2005 में 71.50% मतदान हरियाणा में हुआ है। तो ये पिछले जो साल रहे हैं उनका रिकॉर्ड आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आप देखिए कि 2005 में पहले 71.50% मतदान हुआ, फिर उससे बढ़कर 72.30% मतदान 2009 में हुआ। उसके बाद ये आंकड़ा बढ़ा, 2014 में 76.60% मतदान हुआ। लेकिन 2019 में अगर देखें तो ये आंकड़ा गिर गया और यहाँ पर 67.92% मतदान 2019 में हुआ और 2024 में आंकड़ा थोड़ा और गिरा है और 67% मतदान 2024 में हुआ है। हालांकि क्या कारण रहे, क्यों ये जो परसेंटाइल है वो लगातार पहले बढ़ा और उसके बाद अचानक से गिरता चला गया, इसको लेकर भी कारण जानने की कोशिश करेंगे और फिर अपने दर्शकों से साझा करेंगे। लेकिन आप फिलहाल जो ग्राफिक्स में देख रहे हैं वो 2005 से ये आंकड़ा है और देखिए यहाँ पर इस बार जो चुनाव हुए हैं फतेहाबाद की अगर बात कर ली जाए 74.27% मतदान यहाँ हुआ है। यमुनानगर में 73.27% मतदान हुआ, पलवल में 73.25% मतदान हुआ। इसी तरह कैथल में 72.21%, जींद में 70.64%, भिवानी में 70.28% चुनाव मतदान हुए हैं। पानीपत में 67.98% मतदान हुआ, अम्बाला में 67.57%, रोहतक में 66.46% मतदान हुआ है। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता दिनेश कौशिक रोहतक से जुड़ गए हैं। दिनेश, रोहतक में क्या हाल रहा चुनाव के दौरान जब मतदान हो रहा था, कितना फीसदी मतदान रोहतक में हुआ है और क्या तस्वीरें रोहतक से सामने आई? हाँ बिल्कुल, देखिए करीबन 66% मतदान रोहतक में हुआ है। हालांकि ये आंकड़ा काफी कम है, लेकिन फिर भी एवरेज बेस पर इसे ठीक भी माना जा सकता है। रोहतक में 4 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है वो महम में हुआ है, लगभग 76% मतदान हुआ है। उसके बाद में कलानौर में हुआ है, गढ़ी सांपला कलोई में 66% मतदान हुआ है। जो सबसे कम जो मतदान है वो रोहतक शहर में हुआ है। ये जरूर चिंता की बात है, लेकिन यदि आप 2-3 महीने पहले जाएं तो लोकसभा चुनाव में भी सबसे जो कम मतदान था वो रोहतक शहर में हुआ था, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस को मिला था। तो कहीं ना कहीं जो कम मतदान हुआ है उसका जो फायदा है वो हो सकता है कांग्रेस को मिले, क्योंकि हाल ही के जो आंकड़े हैं तो लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया, परिणाम आया, उसमें जहां जहां पर भी वोट प्रतिशत कम रहा है वहां पर कांग्रेस की बढ़त ज्यादा थी है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो आकलन किया जा रहा है कि कम मतदान में भी कांग्रेस को फायदा नजर आता है। जी बिल्कुल, यानी कहने का मतलब ये है कि जिस तरह पिछली बार लोकसभा चुनाव में रोहतक में कम मतदान हुआ तो उसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला, तो इस बार भी अगर रोहतक में कम मतदान हुआ है तो उसका फायदा भी कांग्रेस को मिलने की पूरी संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। आप बिल्कुल, देखिए हम कह सकते हैं क्योंकि हाल ही में जो परिणाम आए थे पिछले लोकसभा चुनाव में उसका तो यही आंकड़ा बताता है, लेकिन बाकी जो प्रत्याशी है उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। 8 तारीख को ही सारी तस्वीरें स्पष्ट और साफ हो पाएंगी। लेकिन बहरहाल जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है बार बार यही कहते रहे हैं कि 10 साल की भाजपा का जो कार्यकाल रहा है उसमें लोगों के मन मुताबिक काम नहीं हुए हैं, लोग परेशान हुए हैं। खासतौर पर जो पोर्टल के माध्यम से जो लोग परेशान हुए हैं उसका बदला लोगों ने लिया है और कांग्रेस को वोट करके इसका बदला लिया है। और यदि हम 2019 में भी जाएं तो एक सीट रोहतक जिले की महम, एक सीट छोड़ दे तो न्यूजीलैंड कुल्लू के पास थी, लेकिन 3 सीटों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो वर्ष जब स्थापित था। तो अब की बार माना जा रहा है कि महम में भी जो टक्कर है वो काफी कांटे की हो सकती है। हालांकि ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि स्पष्ट जो सीट है वो किसकी आ रही है, लेकिन गढ़ी सांपला कलोई में जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे वो एक दिन भी जो है अपने इलाके में प्रचार के लिए नहीं गए हैं। उन्होंने पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया था कि वो पूरे प्रदेश में घूमेंगे और यहाँ की जो जनता है, गढ़ी सांपला कलोई की जो जनता है वो इस चुनाव को संभालेंगे। तो कहीं ना कहीं उसका भी परिणाम है वो साफ नजर आता हुआ दिखाई देता है। जी
बिल्कुल लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कम वोटिंग यहाँ पर हुई है रोहतक में, क्या उसके पीछे कोई मुख्य कारण समझा जा सकता है? क्यों आखिरकार लोग वोट करने में इतने ज़्यादा यहाँ पर रुचि नहीं दिखा पाए, और क्यों आखिरकार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोग नहीं पहुंचे, जिसका परिणाम ये रहा कि कम वोटिंग यहाँ पर हुई है, कम वोटिंग परसेंटाइल यहाँ पर सामने आया है? हाँ बिल्कुल, देखिए यदि 2019 की बात करें तो रोहतक ही एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र था जिसमें सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी, क्योंकि 2016 में जो जिस तरह से जाट आरक्षण हुआ था उसका भी फैक्ट 2019 में देखा जा सकता था। और सबसे ज्यादा वोटिंग रोहतक में हुई थी क्योंकि ये पंजाबी बाहुल्य सीट है और अदर कास्ट की वोट भी है, लेकिन वो बटी हुई है। लेकिन पंजाबी समुदाय की जो वोट है वो 70,000 के आसपास वोट है, और हार जीत का जो फैसला है वही लोग करते हैं। लेकिन अब की बार ये माना जा रहा है कि लोग जो अपने घरों से नहीं निकले और वोटिंग करने के लिए नहीं निकले। यहाँ पर जो वैश्य समाज है, लगभग 20,000 वोट रोहतक में बताई जा रही है उनकी, वो लोग जो है वोटिंग के लिए बाहर नहीं निकले। हालांकि सबसे पढ़ा लिखा जो तबका है वो रोहतक में ही यहाँ से आता है, काफी यूनिवर्सिटी काफी एजुकेशन सिटी रोहतक को कहा जाता है। बावजूद इसके भी लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले और वोटिंग नहीं की। हालांकि प्रशासन ने कई कार्यक्रम चलाए, प्रशासन जो है बार बार लोगों से आग्रह भी करता रहा कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। सबसे कम वोटिंग रोहतक में हुई है। चलिए ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। फरीदाबाद से अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मारी गई। अज्ञात लोगों ने कार्यकर्ता पर फायरिंग कर दी। गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाइक सवार हमलावरों ने फायरिंग की है।